गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, B.Ed सेकेंड फर्स्ट ईयर, पेडागॉजी ऑफ हिस्ट्री, इतिहास का शिक्षण शास्त्र विषय के अंतर्गत आज अब हम आगे पढ़ने वाले हैं कि हमारा टॉपिक उपलब्धि परीक्षण, निदानात्मक और उपचारात्मक परीक्षण चल रहा था। उपलब्धि परीक्षण हम कर चुके, निदानात्मक परीक्षण हम कर चुके हैं। आज हम देखेंगे इतिहास शिक्षण में निदानात्मक परीक्षण। उपचारात्मक परीक्षण हम कल करेंगे और आज हम देखेंगे इतिहास शिक्षण में निदानात्मक परीक्षण क्या है। क्योंकि जब क्योंकि विषय विशेष से संबंधित हमने निदानात्मक परीक्षण में हमने यही देखा था कि विषय विशेष से संबंधित जो त्रुटियां हैं, कमियां हैं, कमजोरियां हैं, इनका पता लगाने का कार्य निदानात्मक परीक्षण के माध्यम से होता है या इसके द्वारा पता लगाया जा सकता है। तो निदानात्मक परीक्षण का इतिहास शिक्षण में क्या उद्देश्य है कि किस उद्देश्य से इस निदानात्मक परीक्षण का उपयोग किया जाना चाहिए। क्योंकि विषयगत जो कमजोरियां हैं, कमियां हैं, वो किसी भी विषय में हो सकती है। ऐसा नहीं है कि खाली अंग्रेजी, गणित या विज्ञान या ऐसे ही सब विषयों में हो सकती है। इन विषयों में भी बालक में कमजोरियां या त्रुटियां पाई जा सकती है। तो इन्हें समझने के लिए सबसे पहले इनके उद्देश्यों को देखना होगा कि किन किन उद्देश्यों से हम निदानात्मक परीक्षण इतिहास शिक्षण में उपयोग में ला सकते हैं। पहला है शिक्षण प्रक्रिया में सुधार हेतु सुझाव। क्योंकि एक शिक्षक के लिए भी अनिवार्य होता है कि वो जिन प्रक्रियाओं से शिक्षण कार्य कर रहा है, जो विधि प्रविधि को अपना रहा है, जो तरीका वो अपना रहा है, हो सकता है कि उसमें कोई त्रुटि हो, तो उनको समझने के लिए यह शिक्षक की प्रभावशीलता, कोई विधि है बहुत प्रभावी है तो उसका भी उसको पता लग सके कि कौन सी विधि प्रभावी है, कौन सी विधि प्रभावी नहीं है, किस प्रकार की प्रक्रिया बालक के लिए अच्छी है जिनसे बालक के परिणाम अच्छे आते हैं, किस प्रकार की प्रक्रिया अच्छी नहीं है जिससे कि परिणाम अच्छे नहीं आते। उस चीज़ को नापने, तोलने या समझने के लिए निदानात्मक परीक्षण महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, बहुत बड़ा सहयोग प्रदान करते हैं। दूसरी बात है विषय संबंधी कठिनाइयों, कमजोरियों का पता लगाना। निश्चित है कि निदानात्मक परीक्षण का मूल उद्देश्य यही है कि विषय विशेष किसी एक विषय मतलब पॉइंट पर आकर किसी एक जगह या किसी विशेष प्रक्रिया तथ्य में कोई कमजोरी है, कोई भी कमी है, उसका पता लगाने के लिए इन परीक्षणों की आवश्यकता होती है। तीसरी बात है शिक्षण अधिगम प्रभावी बनाने के लिए, यानी कि जब यहाँ पर शिक्षक अपनी त्रुटियों या अपनी कमियों का पता चलेगा तो उसे यहाँ पर सुधार करके और शिक्षण प्रक्रिया को प्रभावी बना सकेगा। अधिगम प्रक्रिया को किस तरह से प्रभावी बनाना है उसकी दिशा निर्देश उसको प्राप्त हो पाएंगे। उसके बाद में छात्र और अभिभावकों को व्यावसायिक और शैक्षिक निर्देशन प्रदान करना, क्योंकि ये बहुत अनिवार्य है आज के समय में। तो विशेष रूप से क्योंकि बालकों की एक प्रवृत्ति होती है कि वो मित्र ने एक सब्जेक्ट लिया है तो उसके पीछे के जितने भी उसके सारे मित्र हैं वो सभी उसी सब्जेक्ट को लेकर ले लेते, भले चाहे उनमें वो एबिलिटी है, वो क्षमता है या नहीं। बालक इस पर नहीं कि मेरे मित्र ने साइंस लिया तो बाकी सब ने भी साइंस लिया। तो ऐसे में बालक के भविष्य को पर प्रश्न चिन्ह लग जाता है, क्योंकि बालक की वो क्षमता नहीं है, उसमें रुचि नहीं है, उसमें योग्यता नहीं है। तो ऐसे में उसके भविष्य पर आकर प्रश्न चिन्ह लग जाता है कि वो उतना सफल नहीं हो पाता। इसीलिए ये निदानात्मक परीक्षण जो है वो अभिभावक और बालकों को एक तो उनकी शैक्षिक कमजोरियों का पता लगाते हैं, अभिभावकों को भी इस बात का पता चलता है कि हमारे बालक में किस प्रकार की शैक्षिक कमियां हैं, दोष हैं, उनका किस तरह से निवारण किया जाना चाहिए। और व्यावसायिक निर्देशन भी प्रदान होते हैं कि किस प्रकार के क्षेत्र में बालक की विशेष रुचि है और उसी क्षेत्र का उसको आगे बढ़ना चाहिए। इसका निर्देशन भी प्रदान करने में निदानात्मक परीक्षण महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अगला उद्देश्य है मूल्यांकन प्रक्रिया को प्रभावी बनाना। हमारी जो परंपरागत मूल्यांकन प्रक्रिया थी उसके माध्यम से वो परिणाम हमें प्राप्त नहीं होते थे जिसकी अपेक्षा हम करते हैं। इसीलिए निरंतर रूप से मूल्यांकन प्रक्रिया में परिवर्तन को लेकर बात उठाई गई या बार बार ये कहा गया कि मूल्यांकन प्रक्रिया में परिवर्तन होना अनिवार्य है। इसी उद्देश्य से या उसे और अधिक प्रभावी बनाने में ये निदानात्मक परीक्षण उपयोगी है। क्योंकि जिस तरह का मूल्यांकन होगा
वैसे परिणाम या उस तरह के बालक के विकास की प्रक्रिया आगे बढ़ सकती है। अर्थात कि हमें बालक के ऐसा नहीं कि खाली पहले जैसे निबंधात्मक प्रश्न ही मूल्यांकन में आया करते थे प्रश्न पत्र में, तो केवल बालक की लेखन क्षमता का जांच होता था। उसमें बालक की जो क्या अवबोध है, उसने क्या बोध किया है, उसने किस प्रकार की उसकी तार्किक क्षमता का कैसे विकास हुआ है, उसकी जानकारी कतई प्राप्त नहीं हो पाती थी। इसीलिए मूल्यांकन प्रक्रिया के सुधार में भी, उसको प्रभावी बनाने में भी निदानात्मक परीक्षण बहुत उपयोगी है। उसके बाद है पाठ्यक्रम और पाठ्य पुस्तकों में सुधार, क्योंकि पाठ्यक्रम और पाठ्य पुस्तकों में भी बालक की जो परफॉर्मेंस है, बालक की जो प्रतिक्रिया है, उसके आधार पर उनमें सुधार करने के अवसर मिलते हैं। तो बालक की योग्यता, क्षमता और रुचि के अनुसार बालक की कठिनाई और कमजोरियों के निवारण को ध्यान में रखते हुए पुस्तकों का चयन हो, पाठ्यक्रम में उस अनुसार विषय वस्तु का संकलन किया जाए कि बालक को वो कठिनाइयाँ ना आए जिसकी वजह से उस विषय को पढ़ने में उसे बाधा उत्पन्न होती है। यानी कि पाठ्य पुस्तक के चयन में और पाठ्यक्रम में सुधार या परिवर्तन में भी निदानात्मक परीक्षण अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसीलिए इनका जो उद्देश्य है इतिहास शिक्षण में, इतिहास शिक्षण के पाठ्यक्रम में परिवर्तन या सुधार और पाठ्य पुस्तक के चयन में निदानात्मक परीक्षण के उद्देश्य से निदानात्मक परीक्षण लिया जाना चाहिए। उसके बाद आता उपलब्धि परीक्षण के प्रश्नों के निर्माण में निदानात्मक परीक्षण का योगदान रहता है। अर्थात कि निदानात्मक परीक्षण इस उद्देश्य से भी आयोजित किए जाने चाहिए जिससे कि उपलब्धि परीक्षण के लिए प्रश्नों का चयन किया जा सके, क्योंकि यहाँ पर आकर बालक की कठिनाइयाँ, त्रुटियों का पता चलता है। तो उन त्रुटियों और कठिनाइयों को किस तरह से दूर किया जाएगा या उस कैसे उनसे बचाया जा सकता है, उस तरह के प्रश्नों का निर्माण करके और उपलब्धि परीक्षण को प्रभावी और उपयोगी बनाया जा सकता है। फिर समस्याओं के निदान संबंधी कारणों और उपकरणों का पता लगाना, कि एक उद्देश्य ये भी है कि क्या समस्याएं हैं, उनके निदान के लिए किस प्रकार के उपकरणों का उपयोग किया जा सकता है, किस प्रकार से उसका निदान किया जा सकता है, कारणों का पता लगाना और उसके उपचार संबंधी उपकरणों के निर्माण में सहयोग प्राप्त करने के लिए भी इनका निर्माण किया जाता है। और फिर उपचारात्मक शिक्षण की व्यवस्था करना, क्योंकि जब कारण या त्रुटि हमें पता ही नहीं होगी तो हम किसका उपचार करें। इसीलिए कारण और त्रुटि का पता लगाने के लिए निदानात्मक परीक्षण का आयोजन होना चाहिए या इस उद्देश्य से होना चाहिए कि उपचारात्मक व्यवस्था कैसे करें, उसकी जो दिशा निर्देश हो निदानात्मक परीक्षण से भी प्राप्त। इतिहास शिक्षण में कमजोरी के पीछे क्या कारण है, इस चीज का भी पता हमें होना चाहिए। एक शिक्षक के लिए बहुत अनिवार्य है। कई बार होता है, शिक्षकों में अमूमन देखा है और होता है कि बालक में किसी प्रकार की कमी है तो उसे और ज़्यादा प्रताड़ित करते हैं, वो उसे अपमानित करते हैं, जिसकी वजह से वो आगे बढ़ने की बजाय वो कमी उसके ऊपर हावी हो जाती है, उसकी मानसिकता में इस तरह से हावी हो जाती है कि ताउम्र वो बालक अपने आप को उस कमी से निकाल नहीं पाता है। भले ही चाहे फिर वो कमी उस है या नहीं है, लेकिन वो उसमें सुधार नहीं कर पाता, चाह कर भी वो सुधार नहीं कर पाता। इसीलिए एक अध्यापक होने के नाते एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है कि बालक के व्यक्तित्व के विकास में उसकी कमजोरियों और कमियों का उसे पता लगाए और उन्हें दूर करने का प्रयास करे, न कि उन कमियों की वजह से उसे अपमानित करे, प्रताड़ित करे और उसे और उन कमियों के प्रति इतना ज़्यादा सजग कर दें कि वो उन्हें कभी सुधार कर ही नहीं पाए। तो आपको एक अध्यापक होने के नाते आपको उन कारणों का पता होना चाहिए कि कमजोरी के क्या क्या कारण हो सकते हैं। तो सबसे पहला तो है मंद बुद्धि। तो हो सकता है कि बालक का बुद्धि लब्धि जो है वो कम होगा, जिसकी वजह से वो मंद बुद्धि बालक की श्रेणी में आता है। दूसरा, दूषित वातावरण। बालक हो सकता है बौद्धिक दृष्टि से सामान्य या अच्छा हो, लेकिन उसके आसपास का वातावरण दूषित हो और उस दूषित वातावरण की वजह से उसकी क्षमताएं प्रभावित होती हों और उसकी वजह से वो अच्छे परिणाम न दे पाता हो। इसीलिए जो दूसरा कारण है वो दूषित वातावरण है, क्योंकि हमने बहुत सारे, आप देखते होंगे कि कई घरों में तनाव रहता है, हर समय तनाव रहता है, जिस तनाव का कारण बच्चों के विकास पर पड़ता है।
क्योंकि घर में माता पिता के बीच में तनाव है तो निश्चित है कि बालक पर उस तनाव का प्रभाव सीधा सीधा पड़ेगा और बालक भी तनाव में आएगा और ऐसी स्थिति में वो कक्ष में किसी भी तरह की शिक्षण प्रक्रिया, किसी भी प्रकार की उसमें अपना ध्यान नहीं केंद्रित कर पाएगा। इसीलिए दूषित वातावरण भी बालक की कमजोरी का कारण बनता है। दूसरा है शारीरिक दोष। बालक में किसी भी प्रकार का शारीरिक दोष, जैसे कि किसी प्रकार की अपंगता हो या फिर उसके दृष्टि दोष हो, यानी कि उसको दूर से बोर्ड पर क्या लिखा जा रहा है वो दिखाई न दे रहा हो, तो इस तरह की जो शारीरिक दोष है वो भी उसकी कमजोरी का कारण बनते हैं कि टीचर ने बोर्ड पर लिख लिया कि हाँ भाई तुम लिख लो, तुम इस प्रश्न का उत्तर तो इसमें क्या लिखा और बालक को दिख ही नहीं रहा है, तो उसका उत्तर क्या देगा, वो क्या पढ़ेगा, क्या समझेगा। फिर शिक्षक ये नहीं देखेगा कि बालक में एक कमजोरी है, वो उसको प्रताड़ित करेगा कि तुमको इतना भी पढ़ना नहीं आता है, तुमको बिल्कुल भी रीडिंग नहीं आती, तुम रीडिंग नहीं करते। अरे भाई तुम इसका कारण तो जानो कि आपका कारण क्या है, वो क्यों नहीं पढ़ पा रहा। तो इसका शारीरिक दोष भी एक कारण है उसकी कमजोरी का, जिसका शिक्षक को पता होना चाहिए। फिर है भावनात्मक ग्रंथियाँ, जैसे बालक स्पेलिंग मिस्टेक करता है, अब शिक्षक उसके पीछे के कारण का पता नहीं करेगा और उसको इंसल्ट करना लगेगा, वो चीज उसके ऊपर भावनात्मक रूप से हावी हो जाती है और वो ग्रंथि बना लेता है। वो सही लिखता हुआ भी उसमें गलत हो जाएगा कि नहीं मैं गलत लिख रहा हूँ, उसको काट के फिर गलत, तो वो चीज और गलत होती चली जाएगी। तो ये भावनात्मक ग्रंथियां उसके मन में बढ़ती चली जाती है। जैसे कोई बच्चा बहुत सुंदर नहीं दिख रहा है, सामान्य दिख रहा है, लेकिन फिर भी किसी के द्वारा उसको प्रताड़ित कर देना कि भी तो दिखने में बदसूरत है, वो ग्रंथि उस बालक के मन में बैठ जाती है और उसकी वजह से बालक हर जगह अपने आप को पिछाड़ने लग जाता है और वो धीरे धीरे कमजोरी का कारण बनता है। उसके बाद में कक्षा में अनुपस्थित रहना, अधिकांश रूप से कक्षा में अनुपस्थित रहना, तो क्या पढ़ाया गया इसकी जानकारी बालक को नहीं होती है, तो उसका कमजोरी का कारण बनता है। फिर वह अस्वस्थता, बीमार रहने का भी एक कारण है, निश्चित है बीमार रहेगा। एक कहावत, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निवास करता है, तो फिर वो स्वस्थ मस्तिष्क आएगा कहाँ से जब शरीर स्वस्थ नहीं, इसीलिए ये भी एक कमजोरी का कारण बन सकता है। उसके बाद में दूसरी शैक्षिक पद्धति और अमनोवैज्ञानिक, यानी कि शैक्षिक पद्धति का दूषित होना और अमनोवैज्ञानिक होना, सरल से कठिन, ज्ञात से अज्ञात की ओर जाने की जो एक मनोवैज्ञानिक सिद्धांत है उसका पालन नहीं करना, शैक्षिक पद्धति केवल एक रीडिंग करा देना या व्याख्या करके निकल जाना, बच्चों को समझ में आया नहीं आया इसके प्रति शिक्षक कोई उत्तरदायित्व नहीं समझे, तो ऐसे में भी कमजोरियों का कारण बनता है। और फिर नेक्स्ट है प्रखर बुद्धि होना। कुछ प्रतिभाशाली प्रखर बुद्धि के बालक भी अमूमन कक्षा में, क्योंकि उनके लेवल से निम्न स्तर की, मतलब उनको लगता है कि मेरे लेवल का शिक्षण कार्य नहीं है, ऐसे में वो बहुत ज़्यादा कक्षा में अन्य वातावरण को दूषित करने का कोशिश करेगा या सबको डिस्टर्ब करने की कोशिश करेगा। ऐसे में भी जो बालक कमज़ोर है पहले से और वो शिक्षण में बाधित हो रहा है, तो वहाँ पे और अधिक कमजोरी का कारण बनता है। और नेक्स्ट है विषय संबंधी पृष्ठभूमि, कि कुछ बालक होते हैं जिनमें जैसे कि अधिकांश रूप से कहा जाता है कि इतिहास में हमको डेट्स याद नहीं रहते, ये डेट्स याद नहीं रहना भी एक कमजोरी का कारण, यानी विषयगत पृष्ठभूमि जो कि याद नहीं, विषय जैसे तिथियों का याद न रहना, उनका काल का याद न रहना, समय सीमा को याद न रख पाना, क्षेत्रफल को याद न रख पाना या समझ ना पाना, समझ पाना भी एक बहुत बड़ी चीज़ है, और वो भी अगर नहीं समझ पाएगा तो वो भी उसकी कमजोरी का कारण बनेगा। अर्थात कि विषय संबंधी पृष्ठभूमि भी है तो बालक की कमजोरी का कारण बनती है, क्योंकि इतिहास में क्षेत्रफल है, तारीखें हैं, अच्छा फिर बाद में साम्राज्य विस्तार का पूरा क्षेत्र है वो है, मानचित्र है, इनको समझना भी अनिवार्य है। और अगर यही समझ में नहीं आ रहा है तो आपको आगे की प्रक्रिया समझ में नहीं आएगी, तो कमजोरी का कारण ये भी होता है। तो इतिहास शिक्षण में निदानात्मक प्रक्रिया, निदानात्मक शिक्षण को हमने आज देखा है। तो इसके आधार पर एक प्रश्न को हल करना है आपको कि इतिहास शिक्षण में निदानात्मक परीक्षण को स्पष्ट कीजिए। धन्यवाद।